दूसरा जो अटैक है उसको हम इस नाम से जानते हैं, चित्तौड़ का दूसरा साके के नाम से जानते हैं। करमावती को पता चला कि दोबारा आ गया बहादुर शाह, और उसको लगा कि यार ये ठीक है, और ऐसे यदि किले देते रहे तो पार पड़ेगी नहीं, तो तीसरी बार आ जाएगा, तो अब तो और कोई तरीका ही नहीं है, अब तो अपने को लड़ना ही पड़ेगा। और मैंने बताया था जब भी सेना कम हो और शत्रु की सेना ज्यादा हुआ करती थी, जो लड़ने का जो तरीका हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, साका। मैंने ये भी बताया था साके में दो चीजें होती थी। साकर में महिलाएं करती थी जोहर, फायर बात कर लिया करती थी, अग्नि स्नान कर लिया करती थी, अग्नि में बैठ के जल जाया करती थी कि नहीं, हमारे कोई भी दुश्मन है वो हाथ नहीं लगा सकता। अपने आन बान की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा जो अग्नि स्नान किया जाता था उसको क्या बोलते थे, जोहर किया जाता था। वरना यदि आपके घर वाले सब मर गए तो दुश्मन आपको उठा के ले जाएगा और सेक्स स्लेव की तरह रहना पड़ता है। इससे अच्छा उनको लगता था कि नहीं, हम हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो मर्यादा उसकी रक्षा कर लेंगे, और हम इससे पहले जोहर कर लेती। और जब वो जोहर कर लेती, अब पुरुष हालांकि थोड़े से हुआ करते थे, लेकिन अब जब महिलाएं मरी गई तो उसके बाद में सारे पुरुष जितने भी होते थे वो केसरिए कपड़े पहनते, केसरिए कपड़े पहनकर बाहर लड़ने के लिए जाते, और अब एकमात्र उद्देश्य होता था कि दुश्मन को अधिक से अधिक कितना नुकसान पहुंचा सकते। तो पुरुष क्या करते थे, केसरिया। तो अब जोहर तो कौन करे, तो रानी कर्मावती करे। तो रानी कर्मावती ने तो जोहर किया। कहते हैं कि रानी कर्मावती जब जोहर में बैठ रहे थे उससे पहले उन्होंने दान दिया था कि भाई मैं अंतिम समय में दान दे के जा रही हूँ। इस दान का हमें एक प्रूफ मिलता है, एक पुर नाम के गांव से एक कॉपर प्लेट मिली है पुर ताम्रपत्र, और उस पुर ताम्रपत्र में लिखा हुआ है कि रानी कर्मावती ने जोहर में बैठने से पहले और ये दान फलाने फलाने आदमी को इस ये जमीन दान में दी थी। तो कोई पूछे कि रानी कर्मावती के जोहर की जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है, तो पुर ताम्रपत्र 1535 आगे लिखा हुआ है। इसे पता चलता है कि ये कब हुआ होगा, तो 1535 में हुआ होगा, 1535 में। फिर इससे हम ये भी कर देंगे कि चित्तौड़ के दूसरे साके का टाइम निर्धारित होता है कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ था, तो 1535 के अंदर हुआ था। अब ठीक है, केसरिया पुरुष करते, पुरुष किसके नेतृत्व में, तो हम देखा कि जब पहला केसरिया हुआ था रतन सिंह खुद लीड कर रहे थे, लेकिन अब राणा तो विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य में ज्यादा लक्षण थे नहीं। और कहते हैं वैसे भी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह जो छोटा भाई था, इन दोनों को आक्रमण से पहले अपने पीहर भेज दिया था, मतलब इन दोनों के ननिहाल भेज दिया था। ननिहाल कहाँ पे, बूंदी, ये तो बूंदी के अंदर थे। अब कौन करे, तो कहा भाई किले का जो सबसे सीनियर आदमी उसको दे दिया जाए। तो किले में एक सीनियर आदमी था, बाघ सिंह। आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं, यहाँ का नाम पुराना नाम हुआ करता था देवलिया। तो देवलिया का सामंत हुआ करता था, देवलिया का राजा हुआ करता था बाघ सिंह। और कहा बाघ सिंह जी आप सीनियर हो। बाघ सिंह इससे पहले खानवा वाले युद्ध में भी भाग ले चुका था, पर खानवा वाले युद्ध में जिंदा रह गए थे। तो कहा एक बार फिर आपको देश के लिए लड़ने का, देश के लिए मरने का मौका मिल रहा है। बाघ सिंह का था पक्का, मैं लड़ूंगा देश के लिए, चिंता ही मत करो। और बाघ सिंह जी लड़ते हैं। उनको अब मैंने एक दिन पहले बात बताई थी, मेवाड़ के राजाओं क्या बोलते थे, दीवान बोलते थे। और अब इस दिन राजा की जगह लीड करने के लिए कौन जा रहा है, बाघ सिंह जा रहा है। तो बाघ सिंह का नाम पड़ गया था देवलिया दीवान। तो याद रखना, इस बाघ सिंह को देवलिया दीवान कहा जाता है। देवलिया का मतलब प्रतापगढ़ है। देवलिया का मतलब क्या है, आज जिसको अपने प्रतापगढ़ कहते हैं वो है। शानदार बहादुरी से लड़ता है। हालांकि केसरिया का मतलब भी होता था कि सब लड़ते हुए मारे जाते थे। चित्तौड़ के किले के अंदर एक दरवाजा बना हुआ है पांडु पोल, उस पांडु पोल पे लड़ता हुआ मारा गया था। तो वहां पर इसकी छतरी वगैरह बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पर बहादुर शाह जो है वो कब्जा कर लेता है। अब छोटी क्लासों में यदि आपने कभी एक कहानी सुनी हो, वो कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि जब कर्मा